हे एवरीवन, मैं हिना शर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी के जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपके ट्रिपल एस बी रिलेटेड है। पीजीटी फॉर्म्स के सारे के सारे ही पीवाईक्यूज है। क्या है? पीवाईक्यूज है। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, सारे पीवाईक्यू है। और अब ये एग्जाम आपका डी ट्रिपल एस बी की सारी डेट्स चुकी है, कैलेंडर आ गया है और उनका एग्जाम आपका 27 मतलब जुलाई में होने वाला है। लास्ट ये 2-3 डेज में होने वाला है, यही शायद डेट्स है। और आप मेरे कॉमर्स स्ट्रीम मैक्स चैनल पर चेक कर सकते हैं। जो मेरा चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको जितना मैक्सिमम जवाब होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो करके कोशिश करूंगी देने की। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हाँ, देखिए, as a statement of source and the application of fund is a technical device designed to analyze changes in financial condition of a business enterprises between two dates। जो स्टेटमेंट आपको रहा है एप्लीकेशन का, किसका? फंड्स का। आपको यहाँ कीवर्ड है वो क्या है? आपका फंड। फंड के बारे में दे रहा है और बिटवीन टू डेट्स मतलब, तो ये फंड फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया। ठीक है ना? क्योंकि फंड्स के बारे में दे रहा है। कैश फ्लो आता होता है तो वो सिर्फ कैश के बारे में देता है, फंड के बारे में नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट लुक एट द चेंज इन फंड टिपिकली डिफाइंड एंड वर्किंग कैपिटल। मतलब आप फंड्स वर्किंग कैपिटल भी यहाँ कह सकते हैं। वर्किंग कैपिटल में आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपका फंड फ्लो होगा। देखिए, ये लिखा हुआ है, इट इंक्लूड बोथ कैश एंड नॉन कैश चेंजेस। और जो कैश फ्लो से कैश को देखता है, ये दोनों चेंजेस को देखता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट फैक्टर इन एक्यूरल्स दैट अफेक्ट द कंपनी रिसोर्सेज इफ नो कैश चेंज्ड येट। मतलब जो ये नॉन कैश आइटम है, ये आपके एक्चुअल बेसिस वाली चीजें हैं जो आपको माने सेल कर दी है, लेकिन क्रेडिट करी है, अभी आपको फंड नहीं मिला है, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया और उसको फिर आप चेंजेस जब देखेंगे तो फ्रंट में सेल्स को देंगे जो आप क्रेडिट करिए, चाहे आपको भी कैश मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर से सेम क्वेश्चन है और ये एक ही पेपर के क्वेश्चन है। ये नहीं है कि मैंने बनाया है, एक ही पेपर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना? वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे बनता है और विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टर्म। वर्क आपके लिए कीवर्ड यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है और क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, फंड फ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम होती है और हम जो एक्चुअली यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एज सर्टेन बाय। ये पूछ रहा है कि कैपिटल इन द बिगिनिंग, जो अकाउंटिंग देखते हैं कैपिटल बिगिनिंग क्या थी सिंगल एंट्री में, कैसे पता चलती है? तो पहले तो आप ऑड वन आउट से ही कर देंगे। देखिए, डेबिट्स अकाउंट, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम अपने डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं। 11-12 में जनरल एंट्रीज बनानी सीखी होंगी तो ये सारे अकाउंट्स का नाम भी सुना होगा, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट का नाम आपने नहीं सुना है, और यही इसका करेक्ट आंसर है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, उसमें तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जब उसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, पार्ट्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, किस वे में कराएगा? उनका जो ओल्ड रेशियो रहा है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, किया जाता है। क्योंकि जब जैसे रिवैल्यूएशन आप एडमिशन या फिर रिटायरमेंट या जब भी आ रहे हैं, तो जो आपके ऑलरेडी पार्टनर्स है उन्हीं के रेशो में इसको डिवाइड करा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आगे देखिए, assess the following situations and identify which relationship given below be called partnership। कौन सी सिचुएशन को आप पार्टनरशिप कहेंगे? तो चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? ए एंड बी शेयर अ कार एंड यूज इट फॉर आउटिंग ऑन वीकेंड। हम मंडे में आउटिंग कर रहे हैं, कैब लेके और शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टनरशिप है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, ये नहीं है। आगे देखिए, बी हैज अ फर्म एंड ही एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड हो गया, पार्टनरशिप नहीं हुई ना, एम्प्लॉय किया है। टू ट्रेवलिंग एजेंसीज ईच हैव 6 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एग्रीमेंट इनटू वन। दो ट्रेवलिंग एजेंसीज है, ठीक है ना? दो ट्रेवलिंग एजेंसीज है, दोनों में 6 पार्टनर्स हैं और अभी उनको कंबाइन करके वो 12 हो गए और उन्होंने एक फर्म बनाई, तो ये पार्टनरशिप है। ठीक है,
Some person actually agree to contribute 500 annually to produce goods or holdings। तो ये वेल्थ हो सकता है, एनपीओ हो सकता है, कोई आपका ट्रस्ट हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। वैसे अगर मैं बताऊं कि डी ट्रिपल एस बी ने ना इसके ये आंसर माना है, फोर्थ करेक्ट माना है, लेकिन फोर्थ आंसर गलत है, इसका आंसर थर्ड होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, when two traveling agencies, each with six combined into a firm, they effectively form a new partnership with a total of 12 partners. The old partnership dissolve and a new agreement define the term and conditions, इनकी डिफाइन करेगा। ठीक है, एंड देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप रिक्वायर एटलीस्ट टू इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट। मतलब पार्टनरशिप फॉर्मेशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन पानी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार होगा एंड नंबर पार्टनर क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू द ओनर, चोरी हो, है ना, गुड्स भेजे थे बाहर, विच टाइप ऑफ लॉस। अब ये जो लॉस था कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की पूरा थ्योरेटिकल चाहे आपको पता हो चाहिए डेप्रिसिएशन के बारे में, वो सब मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है अभी 1-2 दिन पहले की, उसे आप जाके देख सकते हैं। कॉजेस पूछे तो उसमें कॉजेस बताया हुआ है, वियर एंड टीयर उसका कॉज होता है। टाइम आपने चाहे यूज नहीं किया लेकिन आपने टाइम कुछ रखा तो है अपने यहाँ, जो टाइम पास हो गया उस निकल रहा है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। एक्सपेक्टेड ऑप्युलेंस होता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑप्युलेंस ऐसा नहीं है। ये 3 ही पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और मैं कुछ चैप्टर्स के एनसीईआरटी से डिट्टो डिट्टो एनसीईआरटी ने क्या क्या टॉपिक्स के बारे में कहा है, सेम टू सेम मैंने ये चीजें डेप्रिसिएशन की बताई और भी चैप्टर्स की बताई। आप एनसीईआरटी का मैंने एक अलग क्लास 11 पे एनसीईआरटी करके बनाया हुआ है, उसमें आप सारी वीडियोस देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो अनएक्सपेक्टेड ऑप्युलेंस की भी उसमें नहीं हुई, तो यही सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू बी कंप्लीट एट 2013 कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन हैव बीन प्रोवाइडेड। किस कंपटीशन में आता है? शेड्यूल में आएगा, सेकंड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट में चले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट अमाउंट। सेम एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, आपको इसलिए एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस मैंने डाले हुए हैं, वो देखने बहुत जरूरी है। सेम एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डी ट्रिपल एस बी का आया हुआ, तो उसमें क्या है? कॉस्ट है, आपने कितने में परचेज करा था, ये इंक्लूड होगा। 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये भी इंक्लूड होता है और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ये यूज होता है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यूज नहीं होता है। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि जब आपने उसे जैसे 10 इयर्स आपका टाइम आके 10 ईयर्स ये मशीन यूज हो पाएगी, 10 इयर्स के बाद जो भी वो कबाड़ बचा है, जो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी कबाड़ी को बेचने के बाद, जो भी वो वैल्यू फिर आपको लौट के देगी जब वो अनप्रोडक्टिव हो चुकी है, जो कुछ में जैसे उसमें लोहे के नाम पे जाए या कबाड़ में जाए, लोहे में जाए, प्लास्टिक में जाए, तो वो जो आपको वैल्यू देगी वो स्क्रैप वैल्यू है। और सेलिंग प्राइस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब आप उसे सेल नहीं करती, अनप्रोडक्टिव हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इसलिए इंक्लूड ही नहीं है, एनसीईआरटी के सेम वर्ड्स है, थर्ड तो इंक्लूड ही नहीं होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स द डिबेंचर रिडेम्पशन बिजनेस क्रिएटेड है। डिबेंचर डिबेंचर क्या होता है? आपने पब्लिक से लोन लिया है, एक तरीके से क्या आएंगे, पब्लिक से लोन लिया हुआ है और उस पर आप कुछ परसेंट भी पे करते हैं। आउट ऑफ रिजर्व एंड आउट ऑफ प्रॉफिट उसे बना सकते हैं और बाकी इनसे किसी से भी आप नहीं बना सकते। ठीक है, if a company issued 50,000 shares and receive application of 60,000, बताइए ज्यादा मिले ना? कंपनी ने तो सिर्फ 50,000 इशू करा था लेकिन एप्लीकेशन तो 60,000 की आई, ज्यादा की आई है, तो ये क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगर 50,000 के आपने इशू करे हैं, 40,000 के लिए रिसीव हुई है आपके पास एप्लीकेशन, तो वो क्या हो जाएगा? अभी के लिए इसका आंसर थर्ड है, ओवर सब्सक्रिप्शन। देख, ये आपका है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। मैन में बट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कंटिन्यूज मींस, अगर आप देख रहे हैं एक कंपनी है, उसमें कम से कम 1000 शेयर होल्डर्स होंगे, अभी उसमें से वो शेयर होल्डर्स आपके सेल आउट कर निकल गए है ना, किसी और को सेल कर दिया उन्होंने, या फिर जो किसी तरीके से डेथ हो गई, स्टिल कंपनी चल रही है ना, तो उनकी वजह से कंपनी नहीं बंद कर दी, क्योंकि ये फिर किसी और ट्रांसफर हो जाएंगे।
स्टिल ओनरशिप बनी रहेगी शेयर की किसी ना किसी के पास। तो ये आपका होता है गोइंग कंसर्न, ये कंपनी को चलेगी, कोई आए या जाए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये भी मैंने एनसीईआरटी में कराए हुए हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी से है, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी से है। वो अकाउंट सी, कौन सी अकाउंट है जैसे, तो ये भी मैंने अपने चैनल पर कराए हुए हैं, सब एक एक एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से, जो आप समझ पाए, तो वहां से देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका शेयर से इशू, शेयर से फॉरफीचर है ये। एक्स फॉरफिटेड 180 शेयर्स। शेयर्स कितने हैं? 100। 10 रुपीज ईच, दसा एक है। और कितना नॉन पेमेंट है? नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड द फाइनल कॉल 2 पर शेयर वाज नॉट येट मेड। अब जब कॉल मेड ही नहीं हुई तो पैसे की तो क्या, ये तो इसमें से क्या हुआ कि दो और दो तो आए नहीं है, आए हैं कितने? 6। तो अभी टोटल 10 हो गया। आए कितने हैं? 6 आए हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, फर्स्ट कॉल के तौर पे जो मांगे आए नहीं, फाइनल कॉल तौर पे मांगे ही नहीं है। आ कितने थे? 6 आ चुके हैं 10 में से। ठीक है, 4, 2 आए नहीं, 2 मांगे नहीं, तो ये हो गया 4, तो बचा हुआ कितना? 6। ठीक है, तो अब क्या है? व्हाट कैन बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स कैन बी इशूड। अब री इशू जब करेंगे तो आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो? डिस्काउंट दे सकते हैं इन शेयर्स को री इशू करते वक्त, जितने उन पर पहले हमें मिले होते हैं। 6 हमें पहले मिल चुके हैं, तो हम अपना डिस्काउंट उसे नेक्स्ट दे सकते हैं जब इन शेयर्स को हम री इशू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the financial statement from the following that is not prepared by NPO? NPO नहीं बनता है। ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसे एनपीओ नहीं बनाता है? एनपीओ आपके स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, बैलेंस शीट फाइनल पोजीशन दिखाने के लिए बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं दिखाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज डेफिसिट मीन्स? यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे, डेफिसिट एंड सरप्लस। सरप्लस किसे कहेंगे और डेफिसिट किसे कहेंगे? तो सरप्लस किसे कहेंगे? जब आपको कुछ फायदा हो रहा है, एनपीओ से फायदा हो रहा हो, मतलब यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर की बात है, तो मोर देन एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट क्या होगा? जब एक्सपेंडिचर इज मोर, इनकम है, तो यहाँ पर क्या है? एक्सेस इनकम, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस होता, ये तो आपको है सरप्लस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये बन जाएगा आपका डेफिसिट का केस हो जाएगा। ठीक है। In preparing statement of affairs, the assets and liabilities are shown on different sides. डिफरेंट साइज पे आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिखाई जाती है। जैसे बैलेंस शीट आपने बनाई तो यहाँ आपकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और इधर के एसेट्स आएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल का पूछा है, कैपिटल आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर नहीं पढ़ी है या कोई कंफ्यूजन है, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, मुझे जाके देख लीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स एसेट्स होता है। तो अब यहाँ से कैपिटल की वैल्यू पूछी है, तो कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एसेट माइनस 15। लायबिलिटीज या प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए, बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट्स, बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बैलेंसिंग मतलब माइनस करके, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शुक्ला स्टार्टेड अ बिजनेस एंड डिड नॉट मेंटेन, बुक्स मेंटेन नहीं करी डबल एंट्री से। उन्होंने जो जो उनकी डिटेल्स की वो दी हुई है और आपको बताना है। ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 13,000 रुपए एंड विड्रॉ 10,000 रुपीज। उन्होंने ड्रॉइंग्स लिए पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीज उन्होंने निकाले, तो क्या वजह से 3,000 बचा भी। एंड ऑन मार्च 2019 में क्या देखा गया, तो एसेट क्या थे और लाइबिलिटीज क्या थे? क्रेडिटर्स थे उनके 90,000, इधर आएंगे 90,000, एंड डेटर्स, डेटर्स हैं आपके 125,600, एंड कैश भी इधर आएगा। इस तरीके से बैलेंस शीट दिखा रही हूँ आपको, तो यहाँ है 2498 अभी प्रॉफिट क्या हो, प्रॉफिट क्या होता है? वैसे तो हमारे कैपिटल में प्लस होता है, कैपिटल में प्लस होता है, लेकिन यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर होगी अभी आपको वो प्रॉफिट की। ठीक है, इधर का टोटल हमारा क्या हो, ये टोटल देख लेते हैं। इधर का टोटल देखते हैं, तो ये 0, 8, 9 और 6, 5 कैरी का 1, 5 और 4, 9, 10, 0 कैरी का 1, 5 एंड 1, ये आपका टोटल आया।
है ना, 150 करके। और इधर का टोटल क्या आपका 93 आ रहा है, तो उसको माइनस करते हैं 1550 और 930, तो 085 एंड यहाँ बचा 7 या 14 में से 9 गया तो बचा 5, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आंसर हो गया 5780। तो यहाँ पर प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा, वैसे तो इसको टोटल में प्लस किया जाता है, लेकिन अभी मैं इसको अलग लिख के दिखा दूँ, ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ओपनिंग बैलेंस, देखिए अभी भी पहले भी पढ़ा था, ओपनिंग बैलेंस इज सर्टेन बाय कंपेयर, किससे कंपेयर कर, जैसे ओपनिंग कैपिटल निकल के, जो कि अभी पीछे भी पढ़ा था, तो वो था ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट से, क्रेडिट अकाउंट से या डेटर अकाउंट से आपकी ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं होता। और देखिए एक कंपनी में वाइंड अप वॉलंटरी, कंपनी जो वाइंड अप होती है तो वॉलंटरी वाइंड होती है या कंपल्सरी होती है, दूसरा होता है कंपल्सरी। सेक्शन होते हैं, तो ये अभी वॉलंटरी सेक्शन पूछा है, तो सेक्शन है आपका 3 है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं और भी रिपीट हुआ है, शायद यूपी पीटी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शंस यही थे, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, मैं अभी बताऊंगी। इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच एनालाइज एंड क्लासिफाइड एक्सपेंडिचर एज वेल एज टोटल कॉस्ट, कॉस्ट को बताता है, तो कॉस्ट को तो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको यूपी पीजीटी में क्या क्वेश्चन, ऑप्शन यही सेम थे, बस ये पूछा था कि कौन से डिफरेंट हेड नहीं है अकाउंटिंग का, जैसे फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन और मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये दिया हुआ था, तो उसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को कहा था कि अकाउंटिंग का ये मेन हेड्स नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, इसलिए, ठीक है। तो आपके 3 मेन हो जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरल अकाउंटिंग, क्योंकि कॉमर्स के तो वही घुमा फिरा के क्वेश्चन है, नए नए बना रहे हैं, कोई केवीएस में, एनवीएस में, आपका यूपी पीजीटी में, टीजीटी में, डेटा प्लस बी में, तो आपका जो हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये यूपी पीजीटी और ये केवीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ये इस तरीके से सेम ऑप्शन यूपी पीजीटी में आए थे, तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, किसी ने पूछा था। देखिए विच इन्वेंटरी सिस्टम फोकस ऑन राइट मटेरियल ऑफ द राइट टाइम पे, राइट मटेरियल राइट प्लेस पे, किस इन्वेंटरी सिस्टम में ऐसा होता है, तो ये है जस्ट इन टाइम, ये क्या है, जेटी क्या है आपका, जस्ट इन टाइम, सही समय पर हुआ, पैसे बना कर ही रखेंगे सारी चीजें, जैसे कार ऑन ऑर्डर तैयार हो, ज्वेलरी कोई ऑन ऑर्डर तैयार हो रही है तो पहले से बन के नहीं रखेंगे, जैसा ऑर्डर आएगा वैसा करेंगे, उससे क्या होगा, ऑब्सोलेंस नहीं होगा और रखने की कॉस्ट नहीं आएगी, होल्डिंग कॉस्ट ये सब नहीं आएगा, ठीक है। अभी बाकी ये टाइप है इन्वेंट्री सिस्टम के ही, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के, तो ये इनके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन नीचे। एफएसएन इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, एफएसएन एनालिसिस क्या है, गुड्स को, जो इन्वेंट्री है उसको आपने इसमें डिवाइड कर दिया है कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नो मूविंग, जो इन्वेंट्री अभी यूज हो रही है, कौन फास्ट यूज हो रही है, कौन स्लो यूज हो रही है, कौन यूज ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, ऐसे इन्वेंट्री को फिर उस बेस पे हम आगे ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये बेड है, वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल, इन्होंने स्टॉक या इन्वेंट्री को इस चीजों पे या रॉ मटेरियल को इस चीज पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और एबीसी एनालिसिस में इन्होंने ग्रुप में खड़ा हुआ है, ए बी एंड सी, इसका डायग्राम भी है नीचे, तो जो हाई वैल्यू वाला है यहाँ, मिडिल एवरेज वैल्यू और लो वैल्यू, इस तरीके से इसका डायग्राम। हाँ देखिए एबीसी एनालिसिस मॉडल, एबीसी एनालिसिस मॉडल में क्या है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में क्या करा है, इसमें तो 20% ऑफ ऑल प्रोडक्ट आता है, हाई एंड कंजप्शन है इनका, और आयरन भी अवेलेबल है, 20% प्रोडक्ट आएगा, एवरेज कंजप्शन है, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ए से कंपैरिजन क्या हो रहा है, ए से लेस इंपॉर्टेंट देन ए, लेस इंपॉर्टेंट आइटम देन, ये आप लिख सकते हैं। क्लास थर्ड में क्या है, 50% ऑफ ऑल गुड्स, लो कंजप्शन है इसकी, एंड लीस्ट यूजेबल फ्रॉम एबीसी, ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फिर नाम रहता है कि आगे से कितना क्या परचेज करना है, कम करना है या ज्यादा। व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड स्लीपिंग, स्लीपिंग का टर्म होता है जो ऑफिस नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिए, ऑफिस नहीं आ रहा है, एक्टिविटीज में नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, हु हैज कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द कैपिटल, लेकिन कैपिटल उसकी 75% है, ज्यादा है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे उनका डिवाइड होगा, वो equal, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, कैपिटल के बेसिस पे होगा या नहीं होगा, तो इक्वल ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ जो है हमेशा प्रॉफिट इक्वल शेयर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल एनालिसिस, जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं
तो किस लिए? इट हेल्प टू आइडेंटिफाई दैट ट्रेंड, हाँ कोई बिजनेस चलाना है। इट हेल्प टू जज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एफिशिएंसी देखने की भी कहाँ से फ्यूचर में लोन मिलेगा। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज, वो देखती है जिनके हम लिस्टेड हैं, हमारी कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी को देखेगी किसी भी। इट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस, ये ऐसा नहीं फाइनेंशियल एनालिसिस प्राइस लेवल चेक करने के लिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। Which of the following benefit is not caused by job costing? कॉस्ट क्या होती है, टाइप ऑफ कॉस्टिंग, इसका ध्यान रखिएगा कि टाइप, ये टॉपिक आपको खत्म करना है, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग आप पढ़ना पड़े। इसके जॉब कॉस्टिंग क्या है? जैसे आपको शादी के वेडिंग कार्ड कहते हैं, वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करने के लिए मिले, तो जैसे 100 कार्ड प्रिंट करे, फिर दूसरी वेडिंग का कोई वेडिंग हुई, उसके कार्ड्स आपने 500 प्रिंट करे, तो दोनों सेम प्रिंट करके, क्या सेम नहीं करना, दोनों के सब डिटेल्स डिजाइन सब अलग होता है, तो जॉब के ऊपर डिपेंड है, या फिर कस्टमाइज कर सकते, कस्टमाइज होता है ना। इट मेक अवेलेबल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड वीकली, जॉब के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली या वीकली भी कर सकते हैं कि कितना खर्च हुआ, है ना। जैसे आपने सिर्फ 100 कार्ड्स के, तो उसमें आपका कितना सामान लगा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सही बात है। इट इजीली डिफाइन द स्पॉइलेज, स्पॉइलेज भी बता देगा कि 100 कार्ड्स में स्पॉइलेज आई थी या फिर 500 में ज्यादा आई थी, ये भी दिखा देगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और यूनिक नेचर, ये फॉर्म एक नहीं है, कस्टमाइज, क्या है, कस्टमाइज वर्ड अच्छा है, कस्टमाइज्ड होते हैं। सुटेबल फॉर दोस प्रोडक्ट विच सेलिंग प्राइस डिटरमाइंड दैट ऑन द स्पेस। अगर आप 100 बनाएंगे तो कॉस्ट हाई होगी, 500 बनेंगे तो कॉस्ट थोड़ी लो हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट बेसिस पे होता है सेलिंग प्राइस, तो करेक्ट आंसर अभी के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड, ये कस्टम होता है जॉब कॉस्टिंग। Which of the following is not a certain for current sets? Current sets की characteristics नहीं है। It is expected to be reliable normal operating cycle. जी हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, जो आप रॉ मटेरियल लाए, आपने कोई प्रोडक्ट उसमें प्रोड्यूस किया, फिर उसको सेल किया, फिर आपके पास से आए, फिर अपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो ये जो साइकिल है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल भी करंट असेट्स के लिए कह सकते हैं। इट इज प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग, स्टॉक आप खरीदते हैं ट्रेड के लिए खरीदते हैं, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन 12 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी हो उसका मान ले 12 मंथ भी करेक्ट है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर लॉन्ग टाइम, ये गलत है, आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो ये आपका गलत है क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट राइट है, ये इसका आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not a characteristic of partnership form of business organization? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट का है। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ बिजनेस, बिजनेस आप लॉफुल कर रहे हो या नहीं, कि कोई आप ड्रग्स बेच रहे हैं। प्रिंसिपल एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कैन रेज अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड कैपिटल आप रेज नहीं कर सकते, और वैसे भी कैपिटल जो रेज करती है कम ही करती है, ना कि पार्टनरशिप में होता है, ठीक है, पब्लिक से, लेकिन इसकी लिमिटेड एक होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन करंट इंटेजिबल सेट्स? नॉन करंट है, नॉन करंट का मतलब आपका जो करंट नहीं है, तो करंट क्या क्या है, व्हीकल करंट नहीं है, ऑफिस फर्नीचर ये भी करंट नहीं है, ट्रेडमार्क ये भी कोई चीज करंट नहीं है जो आपकी 12 मंथ में आपके लिए यूजलेस हो जाएगी, ऐसी इसमें से कोई भी चीज नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल, सारे ही क्या है, नॉन करंट। अच्छा सॉरी, इंटेंजिबल भी है, इंटेंजिबल सेट्स पूछा, इंटेंजिबल आपका क्या है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है इंटेंजिबल, टच नहीं कर सकते आप, तो इसका आंसर 3 एंड 4 है, 4 नहीं। हाँ, नॉन करंट कहेंगे अगर आपसे पूछे, नॉन करंट तो सारे हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, लेकिन इंटेंजिबल आपका 3 एंड 4, ठीक है। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अ डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ geographically dispersed and heterogeneously computational resource, ऐसा नेटवर्क बना रहा है, तो वो क्या है, आपका ग्रिड है। अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रिड। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं ग्रिड के बारे में और सभी के बारे में। ग्रिड क्या है, ग्रिड रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट work together as a single powerful system to solve complex problems, often too large for a single machine to handle. These grid typically utilize resources from various location, often geographically dispersed, to achieve a common goal. Interconnected computers रहते हैं, ठीक है ना, सिंगल पावर सिस्टम्स, तो वो आपका ग्रिड कहते हैं उसे, और जियोग्राफिकली भी इसमें वर्ड आ गया। अब ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज
distributed public digital ledger है that is used to record transaction across many computers so that the record cannot be altered retroactively without alteration of all subsequent block of consensus of the net. मतलब जो बिल्स वगैरह बनाते हैं और सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं उनकी, और उन्होंने अपने सिस्टम को एक कनेक्ट कर रखा है और सारे बिल्स एक एक दूसरे तीसरे सारे कंप्यूटर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। सर्वर क्या होता है? सर्वर तो सबका ही होगा, एक जहाँ भी कंप्यूटर्स होंगे वहां एक सर्वर रूम जरूर होगा। सर्वर में क्या होता है? सारा सोर्स डेटा वहां सेव होता रहता है और बाकी लोग उसको यूज कर सकते हैं ओवर नेटवर्क। एज अ प्रोवाइडर वेटिंग फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, मतलब जो भी डेटा सेव करेंगे ना वो सर्वर में जाके सेव हो जाएगा, फिर जब आप उसको ढूंढना चाहेंगे तो सर्वर से वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेट विच इज द एग्जाम्पल क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज क्या है? जब हमारे फोन का डेटा, मतलब फोन फुल हो जाता है तो आप आजकल क्या है ना, मेल आने लगे हैं कि डेटा फुल हो गया तो मेमोरी परचेज कर लीजिए, तो एक उसी मेमोरी के लिए क्लाउड सर्विसेज है। जो आप इंटरनेट पे आपका डेटा सेव होता है और आप उसे लॉग आउट कर देंगे तो आपके फोन में नहीं दिखाएगा उस मेमोरी को कि इतनी मेमोरी हो गई है। उसको खोलेंगे वहीं से सारा डेटा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हैं, तीनों ही हैं, और भी कुछ टाइप के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारी क्लाउड सर्विसेज है, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। और बाकी कितने हैं वो भी मैं दिए हुए हैं, ये देखिए। ये आपका ये सारे ऊपर AWS, आपका ये अमेजोन से है, SAS, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, प्राइवेट क्लाउड, सेल्स फोर्स, ये सारे नाम आप पढ़ सकते हैं। ये सारे आपको क्या इसी का क्लाउड सर्विसेज देते हैं। ओरेकल क्लाउड, जीरो, डिजिटल ओशन, हाइब्रिड हाइब्रिड क्लाउड, गूगल क्लाउड, क्लाउड नेटिव, ईमेल, डेल क्लाउड, ऐप इंजन, डेटा बैकअप, ये सब ड्रॉप बॉक्स, ये सब देते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बिल एक्सचेंज फीचर नहीं है। तो सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर मैंने इसमें और नीचे एक्सप्लेनेशन में दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। इट्स शुड बी इन रिटन, रिटन होना चाहिए। पेमेंट ऑर्डर होना चाहिए, होना चाहिए। पेमेंट कंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए भैया, अनकंडीशनल है। सामान खरीदा है तो पैसे नहीं होता, तो पैसे के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। ठीक है, कंडीशनल। और आगे द मेकर ऑफ द बिल मस्ट साइन इट, और साइन भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी और क्या होना चाहिए? देखिए, रिटर्न होना चाहिए, अनकंडीशनल, फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए, स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए कब कैसे होगा पेमेंट, नेगोशिएबिलिटी, आगे किसी और को नेगोशिएट कर दें, लीगल एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पार्टीज की पार्टीज होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए, और स्टैंपिंग, गवर्नमेंट की एक स्टैंपिंग ड्यूटी वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या होना चाहिए। ये टॉपिक सारे जितने भी इसमें आए हैं अलग अलग, अगर आए हैं, और एनसीईआरटी से ही हैं सारे वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से हैं। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे भी हैं जो आपके यूजीसी को भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनका इजी वाला लेवल आता है जो यूजीसी का है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं यूजीसी का नेट एंड जेआरएफ मेरा दोनों क्लियर है, तो ये मैंने कंपेयर किया। अगर मैं कंपेयर करूं यूजीसी नेट से तो ये काफी इजी है DSSB का पेपर, उसके कंपैरिजन में जो क्वेश्चन आज हमने किए। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कितने उनके कंपैरिजन में डिफिकल्ट है या इजी है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें से अभी तक जो हमें क्वेश्चन आ रहे हैं आधे से ज्यादा आप एज ए 10 इसमें एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे। कोई भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। और एनसीईआरटी का आपको बुक पढ़ने में टाइम लग रहा है तो मैंने क्लास 11 की तो ज्यादातर, क्लास 11 की तो सारी, एक जो फर्स्ट वाली बुक है, फर्स्ट पार्ट है, वो सारा आपका डाल दिया है उसका समराइज करके कि आपको क्या क्या अंडरलाइन करना है, क्या क्या पढ़ना है। सारे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने, उस हिसाब से भी आप अपनी बुक्स को पढ़ सकते हैं, अपनी बुक को रखिए। और मेरी जो वीडियो है उसकी अकाउंट्स की अलग मैंने उसका प्लेलिस्ट में बना दिया है, क्लास 11 अकाउंटेंसी के नाम से। उसको खोलिए और अपनी बुक खोलिए, तो आप बस चैप्टर में उतना ही पढ़ना है जितना कि मैंने उस वीडियो में पढ़ा है, क्योंकि मैंने सारी बुक्स सारे चैप्टर को पढ़ के तब वो वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो से आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको पेपर के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतने ही पैराग्राफ पढ़ने हैं जितने मैंने उसमें पढ़े हैं। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा, एंड टाइम आपका बचता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोस की। थैंक यू।